सुबह वर्षा और रिया तैयार होकर विग्रह को लेकर दर्शन के लिए निकल गईं। इधर वीर भी सबके साथ दर्शन के लिए निकल चुका था। उसकी बस अब एक ही इच्छा थी, महादेव सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर दें। दोनों एक दूसरे से अनजान अब एक ही रास्ते पर निकल चुके थे। 2 घंटे के पैदल यात्रा के बाद वर्षा और रिया दोनों महादेव के दरबार में पहुंच गईं। दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थीं। विग्रह इधर उधर देखे जा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र पीछे वीर पर पड़ी, अचानक से उसे देखकर रोने लगा। वर्षा ने जल्दी जल्दी दर्शन किया, मत्था टेका तो पंडित जी उसके और विग्रह के सर पर टीका लगाते हुए बोले, सौभाग्यवती भव, तुम्हारी सारी इच्छा महादेव पूरी करें। वर्षा ने सुना तो पंडित जी को देखने लगी। पंडित जी, तुम्हारी चिंता की लकीरें जल्दी मिटने वाली हैं। वर्षा ने उनका आशीर्वाद लिया और रिया को बोलकर बाहर निकलने लगी। विग्रह के रोने से सबके साथ साथ वीर की नज़र भी उधर ही चली गई। उसने विग्रह को देखा तो अचानक से ढेर सारी खुशी उसके चेहरे पर आ गई। उसने स्माइल करते हुए उसे बुलाया, लेकिन भीड़ की वजह से वर्षा आगे निकल गई। वीर ने अब जल्दी से दर्शन किया और वर्षा को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो अब पागलों की तरह उसे यहाँ से वहाँ सबसे पूछ पूछ कर ढूंढ रहा था कि अचानक उसकी नज़र नीचे की तरफ गई, जहाँ वो रिया विग्रह के साथ खड़ी सामने देख रही थी। वीर ने उसे कई बार आवाज़ दिया, लेकिन उसने सुना ही नहीं, तो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो इतना तेज उतर रहा था कि उसका पैर कहाँ पड़ रहा है, उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से उसका पैर फिसला और 20-25 सीढ़ी नीचे पहुंच गया। उसके और नीचे जाता तब तक किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन शायद तब तक वो बेहोश हो चुका था। सर से खून का फव्वारा निकल रहा था। पूरा चेहरा खून से रंग चुका था। वर्षा अभी भी उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। तब तक जल्दी से कुछ लोग आए और उसे उठाकर नीचे लेकर जाने लगे। कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। वर्षा उसे खुद से दूर जाते देख रही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। रिया ने उसकी हालत देखी तो उसे वहीं एक पत्थर पर बैठाते हुए बोली, भाभी, भाभी संभालिए अपने आप को। वो जो भी है ठीक हो जाएंगे। सब लोग लगे हुए हैं ना, महादेव सब ठीक करेंगे। वर्षा अभी भी कांप रही थी, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वीर को लेकर सब लोग जा चुके थे। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। फिर वर्षा का हालत देखकर उसे कुछ नहीं सूझा तो विवेक का नंबर डायल कर दिया और सब कुछ उसे बता दिया। विवेक, मैं इस समय देहरादून में ही हूँ, बस जल्द से जल्द पहुँच रहा हूँ। तुम तब तक उसे संभाल लो। बोल फोन रख दिया। रिया वर्षा को पानी देते हुए बोली, भाभी, भाभी पानी पी लीजिए, सब ठीक है। वर्षा उठते हुए बोली, तुम विग्रह का ध्यान रखना, मुझे देखना है वो कौन है। बोलते बोलते आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। रिया को अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि विग्रह को संभाले या फिर वर्षा को। आखिर वो अचानक से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, या शायद इतना खून और उसे गिरते हुए देखा इसलिए डर गई हो। फिर भी उसे रोकते हुए बोली, भाभी, भाभी प्लीज संभालिए खुद को। वो लोग ले गए हैं उन्हें, वो ठीक होंगे। वर्षा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना स्ट्रांग फीलिंग आज 3 साल में पहली बार। ये उसका वहम तो नहीं हो सकता। फिर रिया को देखते हुए बोली, हाँ, विग्रह को दो मुझे, बस एक बार जाकर देखना है उन्हें, कौन है वो। रिया, ठीक है, विग्रह को मेरे पास ही रहने दीजिए, हम रोप वे से चलेंगे। बोल उसके साथ रोप वे में आकर बैठ गई। वर्षा का दिमाग बुरी तरह से हिला हुआ था। कुछ ही देर में वो लोग नीचे थे। नीचे पता किया तो पता चला उसे सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। खून काफी बह चुका था, लेकिन हॉस्पिटल का नाम उन्हें नहीं पता। रिया वर्षा को वहीं एक बेंच पर बैठने को बोल विवेक को कॉल करने लगी। विग्रह भी कुछ देर रोकर सो चुका था। विवेक फोन उठाते हुए बोला, हाँ बस 10 मिनट में और आ गया। तो रिया वर्षा के पास आते बोली, भाभी, आप ठीक तो है ना। वर्षा ने सर हाँ में हिला दिया, लेकिन वो ठीक है कि नहीं शायद उसे भी सही अंदाजा नहीं था। कुछ देर में रिया को विवेक और सुषमा जी आते दिखे तो उसकी जान में जान आया। सुषमा जी जल्दी से वर्षा के पास आते बोली, क्या हुआ है बच्चा, ऐसी हालत क्यों बना रखी है। वर्षा ने उनकी तरफ देखा तो उसकी सब्र का बांध टूट गया। वो उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुषमा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वर्षा, माँ मुझे जाना है, प्लीज ले चलो, वो वही थे, प्लीज।
आज मेरी बात मान लो प्लीज, आखिरी समझकर मान लो प्लीज, मुझे ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, उनके पास जाना है, प्लीज मुझे। विवेक ने उसे ऐसे रोते देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो साफ करते हुए रिया से पूछा तो उसने यहाँ जो कुछ भी हुआ सब उसे बता दिया। विवेक उसके पास आते हुए बोला, मैं ले जाऊंगा उसके पास, कुछ नहीं होगा उसे, अब कुछ नहीं हो सकता उसे, चलो उठो। वर्षा ने उसकी तरफ देखा तो विवेक उसके आंसू साफ करते हुए बोला, प्लीज बेटा भरोसा कर, अगर तेरा विश्वास सही हुआ तो तेरा ये भाई तुझे उसके पास पहुंचाने में अपनी जान भी लगा देगा। चल उठ जा। वर्षा अभी भी उसे देख रही थी। विवेक आगे बढ़कर उसे गोद में उठाते हुए बोला, माँ आप सब लोग घर जाओ, हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे। रिया विग्रह का ख्याल रखना, बोल वर्षा को गाड़ी में बैठाया और जो ड्राइवर उनके साथ आया था उससे रिया और सुषमा जी विग्रह को लेकर घर चली गईं। वर्षा अब शांत थी, बस आंखें अभी भी उसकी बरस रही थी। विवेक ने पता किया तो पता चला कि उसके पास के किसी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, तो गाड़ी को उधर ही घुमा लिया। आधे घंटे में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर पहुंची। वर्षा बाहर निकलकर अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन जैसे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। विवेक जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो कुछ नहीं होगा, महादेव से बस यही दुआ है आज तुम्हारा विश्वास जीत जाए और हम सब हार जाएं। वर्षा बिना कुछ बोले आगे बढ़ी, लेकिन सांसें उखड़ रही थी। फिर भी आज पूरा हिम्मत बटोर कर आगे बढ़ी। आगे जाकर देखा कुछ लोग इकट्ठा थे। विवेक उसे लेकर उधर ही आ गया और बात किया तो पता चला ऋषिकेश के अभ्युदय मेडिटेशन सेंटर से है। नाम वीर है और जत्थे के साथ महादेव के दर्शन के लिए आया था और यहाँ पर अचानक ये घटना घट गई। सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो लोग भी आते ही होंगे। विवेक डॉक्टर ने क्या कहा? वर्षा, भाई मुझे मिलना है, कब तक होश आएगा? विवेक, बस बच्चा 2 मिनट, बोलकर विवेक ने डॉक्टर से जाकर बात किया। पता चला ब्लड काफ़ी लॉस होने की वजह से अभी होश आने में टाइम है और चोट सर पर लगी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी दवा दे दिया गया है, होश कभी भी आ सकता है। जिसको मिलना है दूर से देख सकते हैं। विवेक ने मिलने की परमिशन मांगी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि कोई फैमिली मेम्बर ही मिल सकता है, बाहरी नहीं। विवेक के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी डॉक्टर नहीं माने, तो विवेक वर्षा को लेकर वहीं बाहरी बेंच पर बैठ गया। वर्षा बार बार आईसीयू के बाहर चक्कर लगा रही थी। सुबह से शाम हो गई, उसे अभी तक होश नहीं आया और ना ही वर्षा ने कुछ खाया और ना ही वो एक सेकंड के लिए बैठी। रात को 10 बज चुके थे, लेकिन वीर को अभी तक होश नहीं आया था। विवेक भी लगभग 10 बार डॉक्टर के कैबिन का चक्कर लगा चुका था। रात को 11 बजे अचानक से वीर की आंख खुली। उसने अपने आप को देखा तो मशीनों से घिरा हुआ था, लेकिन जैसे ही कुछ याद आया उठकर बैठ गया। सर काफी भारी था, पूरा शरीर में जैसे किसी ने 1000 सुइयां चुभो दिया हो, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। वर्षा ने देखा सब लगभग सो चुके हैं। विवेक भी बेंच पर एक तरफ बैठे बैठे ही सो चुका है, तो आईसीयू की तरफ आई, देखा दरवाजा खुला है तो हल्का सा उसे खोलकर अंदर आ गई। अंदर हल्की रोशनी में वीर बैठा हुआ दिखा। चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था, लेकिन वो वहीं रुक गई। आगे जैसे उसे बढ़ने की अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। धड़कनें आज बेतहाशा धड़क रही थी, लेकिन पैर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। आखिर जो उसने फील किया वही है या फिर उसका कोई वहम है? लेकिन अगर वो होता तो आज तक वापस उसके पास क्यों नहीं आया? लेकिन जो उसने फील किया वो उसे भी तो नकार नहीं सकती। यही सब सोच में वो डूबी थी कि तब तक वो उठकर अपने हाथ से सारी मशीनें एक साइड निकाल कर उसके पास आ गया। वर्षा अभी तक यही सब सोच रही थी कि वो आकर सीधे उसके गले लग गया। उसके गले लगते ही वर्षा की सारी हिम्मत खत्म हो गई और वो वहीं बेहोश हो गई। तब तक विवेक जल्दी से भागते हुए आईसीयू का दरवाज़ा खुला देखा तो डॉक्टर को बुलाते हुए उधर ही आ गया। अंदर आकर लाइट जलाया तो वीर उसका गाल थपथपा रहा था। सर पर पट्टी बंधी थी। वीर ने लाइट जला देखा और सामने विवेक को देखा। उसे देखते हुए बोला, विवेक विवेक, देखना इसे क्या हुआ, ये अचानक मुझे देखकर ये बेहोश क्यों हो गई? उठा ना यार, देख, जानता है ना मैं मेरी जान को ऐसे नहीं देख सकता। जानता हूँ गलती मेरी है, मैंने बोला था रात को कि सुबह लेकर जाऊंगा, लेकिन बोलते बोलते वो चुप हो गया और विवेक की तरफ देखा
जो भीगी आंखों से उसे ही देख रहा था। विवेक को अपने कानों पर और आंखों पर आज विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त जिंदा है। उसकी बहन का विश्वास जिंदा है। चेहरे पर चोट के कई सारे निशान अभी भी बने हुए थे, लेकिन वो पहचानने में धोखा कैसे खा सकता है। तब तक डॉक्टर भी अंदर आ गए। विवेक ने जल्दी से वर्षा को बेड पर लिटाया तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और ग्लूकोज का बोतल लगाकर विवेक की तरफ देखते हुए बोले, इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है। फिर भी मैंने दवा दे दिया है, शायद सुबह तक होश आ जाए। फिर वीर को चेक करने के बाद उसे भी अभी आराम करने को बोले, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस उसके लिए भी अभी ठीक नहीं है। और सब कुछ समझाकर बाहर चले गए। वीर विवेक की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? मैं यहाँ पर, वर्षा की ये हालत। विवेक, कुछ नहीं यार, इस समय आराम कर, सुबह बात करेंगे। बस जितना समझ जा, तुझे देखकर सबकी सांसें आज वापस आ गई हैं। वीर, आज वापस आ गई? मैं कुछ समझा नहीं, अभी कल ही तो मिला था। विवेक उसे देखते हुए बोला, सुबह बात करेंगे, अभी आराम करो। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं बाहर हूँ, बोलकर बाहर चला गया। वीर वर्षा के पास ही लेटकर उसे देखने लगा। चेहरे पर आंसुओं के अनगिनत निशान और चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था उसका। उसे देखते हुए वो भी दवाइयों की वजह से मैं उसके बगल में ही सो गया। विवेक ने दिल्ली फोन करके सबको देहरादून आने को बोल दिया और घर पर भी सुषमा जी और रिया जी को सुबह आने को बोलकर अब उससे ये रात नहीं काटी जा रही थी। बार बार भगवान को थैंक यू बोले जा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना ज्यादा खुशी में नींद आती है और ना ही ज्यादा गम में। विवेक भी वही अब फील कर रहा था। दूसरे दिन सुबह दवाइयों के असर से ना तो अभी वर्षा उठी थी और ना ही वीर। अब इधर से गुरुजी और कुछ लोग और जिसने वीर का आज तक देखभाल किया था सब आ चुके थे। राकेश जी, साधना, रौनक, सुषमा जी, कन्हैया जी, रिया भी विग्रह को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी थी। अब बस सबको इंतजार था दोनों के जागने का, क्योंकि गुरुजी से विवेक मिलकर सब कुछ जान चुका था और अब बाकी लोग भी सब कुछ जान चुके थे। राकेश जी तो वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। आज सच में उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। जिस बेटे को 3 साल से मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा ही नहीं बल्कि सही सलामत भी है। उनके लिए बस यही काफी था। कुछ देर बाद डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने दोनों को आराम से उठने को बोले और सबको इंतजार करने को बोले। सुबह 10 बजे वर्षा की आंख खुली तो उसने अपने ऊपर किसी का हाथ देख उठकर बैठ गई और उसके ऐसे उठने से वीर की आंख भी खुल गई। हालांकि वो अभी भी काफी कमजोर फील कर रहा था, फिर भी वर्षा को देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? और ऐसे कौन करता है? पता है मैं कितना डर गया था। वर्षा उसे देख रही थी। मतलब सब कुछ सच है जो उसने फील किया। उसका विश्वास सब सच हो गया। सोच, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूकर देखा, फिर आंखें बंद किया तो आंसू के कुछ बूंद इसके गालों पर आ गए। वीर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे बस ध्यान से देख रहा था। उसकी यह हालत क्यों है? चेहरे पर इतना दर्द, आंखों में इतना खालीपन। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि डॉक्टर अंदर आते हुए बोले, हेलो, अब आप दोनों कैसे हैं? आप दोनों ने तो सबको डरा ही दिया। वर्षा डॉक्टर को देखकर वीर से कुछ दूर हुई, लेकिन वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो वहीं साइड में खड़ी हो गई। डॉक्टर वीर को देखते हुए बोले, हेलो मिस्टर। वीर उन्हें देखते हुए बोला, आई एम रोहन मेहरा। डॉक्टर स्माइल करते हुए बोले, हाँ जी, अभी कुछ देर पहले ही मुझे आपके बारे में पता चला है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, लेकिन अभी आपको अपना काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। बोलते हुए डॉक्टर उसे चेक करते हुए बोले, ज़्यादा मत सोचिए, अब सब ठीक है। रोहन आंखें बंद करके बोला, थैंक यू डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा अपना। डॉक्टर ने अब वर्षा को देखा और उसे भी अपना ख्याल रखने को बोलकर बाहर चले गए। वर्षा अब एकटक रोहन को देख रही थी। सर पर इतना सारा पट्टी बंधा था, चेहरे पर जगह जगह कट के निशान। फिर कुछ सोचकर आंखें बंद कर लिया। रोहन ने उसे ऐसे खुद को देखते हुए देखा तो उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, क्या हुआ, अभी भी इतना परेशान? वर्षा कुछ नहीं बोली। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। रोहन उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ पता है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कुछ देर बाद गुरुजी रोहन के रूम में आए तो वो उठने को हुआ, लेकिन गुरुजी उसे बैठाते हुए बोले, आराम करो, तुम्हें जरूरत है। फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, आज सच में तुम्हारा विश्वास जीत गया वीर। रोहन, थैंक यू गुरुजी मेरी जान बचाने के लिए।
मैं आपका एहसान इस जन्म में शायद ही कभी उतार पाऊंगा। आप नहीं जानते आपने क्या किया है मुझे ये जीवन देकर। गुरुजी हंसते हुए बोले, मैंने कुछ नहीं किया वीर, वो सब तो महादेव का रचा हुआ था और मैं तो बस एक माध्यम था। और अब तुम आज़ाद हो जाओ और अपनी लाइफ जियो और खुशियां मनाओ। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। रोहन उनका पैर छूने के लिए झुकने लगा तो गुरुजी उसके कंधे से पकड़कर गले लगाते हुए बोले, यशस्वी बनो और खूब तरक्की करो। फिर कुछ देर बाद गुरुजी सबसे मिलकर वापस आश्रम के लिए निकल गए। कुछ देर बाद बारी बारी से सब लोग मिले। आज सच में किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था जिसकी खुशी हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। लास्ट में रिया उसके पास आते हुए बोली, भाई आई मिस यू। अब कभी ऐसा मत करना। सच में 3 साल सबके लिए किसी बड़ी सजा से कम नहीं था। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने दर्द को झेला है तो वो सिर्फ भाभी हैं। और यह रहा आपकी अमानत, आपका बेटा। बोल उसकी गोद में बिगड़े को देते हुए बोली, बहुत परेशान किया है इसने मुझे। अब आप कुछ देर इसके साथ खेल लीजिए और अब हम सब घर जा रहे हैं आपके वेलकम की तैयारी करने। तब तक आप विवेक जी और भाभी के साथ आ जाना। बोलकर बाहर चली गई। रोहन ने अब एक नज़र बिगड़े को देखा, फिर वर्षा को, जो अभी भी उसकी बगल में खड़ी उसे ही देख रही थी। तो उसे देखते हुए बोला, क्या सच में जान ये हमारा? वर्षा ने हाँ में सर हिला दिया। रोहन ने अपना हाथ फैलाया तो वो भी जल्दी से आकर उसके सीने से लग गई और दूसरे हाथ से उसने बिगड़े को पकड़ा हुआ था, जो शांति से उसके चेहरे को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छू रहा था। ये पल कितना सुकून वाला था, जिसे शायद ही कोई व्यक्त कर पाए। कुछ देर बाद उसके सर पर किस करते हुए बोला, जानता हूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है मैंने, लेकिन अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तुम्हारी लाइफ में। वादा नहीं, अब करके दिखाऊंगा। बोल दोनों को गले लगाकर आंखें बंद कर लिया। शाम तक सब घर आ चुके थे। डॉक्टर ने रोहन को आराम करने के लिए बोला था, इसलिए सब लोग कुछ दिन रुककर दिल्ली जाना चाहते थे, जिससे रोहन को आराम मिल जाए। साधना और सुषमा जी किचन में खाना बना रही थी। दोनों लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बाकी सब लोग भी खुश थे। आज कितने सालों के बाद उनके घर में खुशियां लौटी हैं, तो ऐसे कैसे खुश नहीं होते। कन्हैया जी भी अब सब भूल चुके थे, क्योंकि आज 3 साल से उनकी बेटी ने एक बार भी उनसे बात नहीं किया था। इसलिए वो भी काफ़ी गिल्ट में थे। सब कुछ भुलाकर अब अपने बच्चों की खुशी में खुश होना चाहते थे। रिया, रौनक, विवेक विग्रह के साथ बाहर हॉल में खेल रहे थे। वर्षा रोहन को सूप पिला रही थी और रोहन एकटक उसे देखे जा रहा था। आंखों में गड्ढे हो चुके थे। चेहरा कितना मुरझा गया था, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। रोहन, बस अब नहीं खाना? कब से बस मुझे ही खिलाए जा रही हो। यार एक ही दिन में तो मुझे खिला खिलाकर मोटा क्यों करना चाहती हो? वर्षा, ठीक है, आप दवा खाकर आराम कीजिए। बोल दवा दिया तो रोहन ने दवा खा लिया। वर्षा बाहर जाने लगी तो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जान इतना नाराज हो कि मेरे पास रुकना भी नहीं है? वर्षा ने सुना तो उसके पास आते हुए बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस अभी आपको डॉक्टर ने आराम करने को बोला है और मुझे बिगड़े को देखना था। तो रिया अंदर आते हुए बोली, भाभी लीजिए अपने शैतान को, पता है परेशान करके रखा हुआ है मुझे, विवेक जी और रौनक सबको। रोहन ने विग्रह को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वर्षा बीच में उसे लेते हुए बोली, पहले ठीक हो जाइए फिर लीजिएगा। रोहन ने मुंह बना लिया तो रिया उसे देखते हुए बोली, भाई ठीक हो जाओ तब पता चलेगा आपका ये शैतान कितना परेशान करता है सबको। सिर्फ भाभी को छोड़ किसी को नहीं बख्शता है। वर्षा, ऐसा नहीं है रिया, बस कभी कभी। रौनक अंदर आते हुए बोला, भाई कभी कभी मेरे चेहरे पर जितने भी मार्क्स हैं ना, सब आपके बेटे के दिए हुए हैं। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, तो चाचा तो हो, इतना टॉर्चर करना तो बनता है। वैसे भी ये मेरा शेर है तो शिकार तो करेगा ही। बोल उसके सर को प्यार से हाथ फेरते हुए चूम लिया। रौनक, भाई आपका ये शेर कुछ ज्यादा शिकार नहीं कर रहा है? और बोल रहा हूँ मैं, आप समझा दो इसे। जब देखो तब मेरे फेस का सत्यानाश करता रहता है। इतना छोटा होकर भी सबको परेशान करता रहता है। इतना तो मैंने भी आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया। रोहन रौनक की शिकायत सुन रहा था और बिगड़ा आराम से वर्षा से चिपका हुआ था, जैसे आज तक उसने कभी किसी को परेशान ही नहीं किया हो। विवेक अंदर आते हुए बोला, चलो तुम सब खाना खा लो, मैं यहाँ पर रोहन के साथ हूँ। वर्षा, वर्षा भाई आप खा लो, मैं हूं ना, और अभी मुझे भूख नहीं है।
जब होगी तो खा लूंगी। विवेक, वर्षा पूछ नहीं रहा हूँ। और उसकी गोद से विग्रह को लेते हुए बोला, जाओ, माँ इंतजार कर रही है। आज सारा तुम्हारी पसंद का बना है। वर्षा, लेकिन भाई। विवेक, मैंने बोला ना, जाओ। और तुम्हारे पतिदेव को अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। इतना भरोसा तो कर ही सकती हो। वर्षा ने अब रोहन को देखा तो उसने सर हाँ में हिला दिया। तो वर्षा बाहर चली गई। बाहर सब लोग डाइनिंग टेबल पर उसी का इंतजार कर रहे थे। वो जाकर चुपचाप एक चेयर पर बैठ गई। सुषमा जी ने उसके लिए प्लेट लगाया तो वो बिना कुछ बोले खाने लगी। बाकी सब लोग भी अपना अपना खाना खा रहे थे। थोड़ा बहुत अपने में बातें भी कर रहे थे। कन्हैया जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आज 3 साल का वक्त हो चुका था और अब वो बात की शुरुआत कैसे करें, यह भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब लोग खाना खाकर जाने लगे। वर्षा उठने को हुई तो कन्हैया जी हिम्मत करके बोले, बिट्टू, बात करनी है तुमसे। क्या एक बार अपने पापा को माफ नहीं करोगी? वर्षा ने सुना तो कुछ देर के लिए रुकी, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। कन्हैया जी वहीं बैठे रहे तो राकेश जी उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले, ठीक हो जाएगा सब कुछ वक्त दीजिए उसे। जैसे जैसे नॉर्मल होगी सब कुछ सही हो जाएगा। कन्हैया जी बस हाँ में सर हिला दिए। कुछ देर में कन्हैया जी, सुषमा जी और विवेक रोहन से मिलकर अपने घर चले गए। बाकी सब लोग 2 दिन बाद दिल्ली जाने वाले थे। रात को वर्षा बिस्तर सही कर रही थी। विग्रह सो चुका था। रोहन एकटक उसे देख रहा था। जब काफी देर वर्षा ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ, तो किसी को मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? यहाँ मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और वर्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आराम कीजिए, अभी आपको ज़रूरत है। रोहन उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, अच्छा, तो अभी आप कितना आराम करवाना चाहती हैं, ज़रा बताइए। तो वर्षा कुछ बोलती उसके पहले उसके मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, नहीं, अब नहीं। बहुत इंतजार करवाया है ना। वो उसके आगे कुछ और बोलता उसके पहले ही वर्षा उसके सीने से लगते हुए बोली, एक बार अच्छे हो जाइए, उसके बाद जो करना है आराम से कीजिए। नहीं रोकूंगी, लेकिन अभी कुछ दिन जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। रोहन कुछ नहीं बोला, बस उसे ऐसे ही पकड़कर सुकून से आंखें बंद कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि सब कुछ इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर भी वो कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से सब कुछ सही करने का। इसलिए फिलहाल में वर्षा की बातें ही उसे सही लगीं। कन्हैया जी घर आए और सीधा अपने रूम में चले गए। विवेक हॉल में बैठा किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो फोन रखा तो काफी परेशान दिख रहा था। कुछ देर तक सुषमा जी उसे देखती रहीं, फिर उसके पास आते हुए बोली, विवेक, क्या बात है? विवेक, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप आराम कर लीजिए। सुषमा जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है? विवेक, साफ साफ बताओ। विवेक, वर्षा ने रोहन का केस रीओपन करवाया है। सुषमा जी, लेकिन वो तो बोलते हुए रुककर विवेक को देखने लगी। विवेक बैठते हुए बोला, हाँ, उस रात रोहन वर्षा से मिलने आया था। मैंने उसे आने के लिए बोला था, क्योंकि वो परेशान थी। इस बात की जानकारी मेरे अलावा किसी को नहीं थी। और उसके फार्म हाउस का रास्ता भी दूसरे एरिया में है, तो उसका एक्सीडेंट वहाँ कैसे हो सकता है? सुषमा जी, मतलब किसी ने जानबूझकर? विवेक, हाँ, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, लेकिन अब रोहन ने बताया कि बस उसे इतना याद है कि वो सुबह 5 बजे हमारे घर से अपनी गाड़ी तक आया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। सुषमा जी सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गईं। कन्हैया जी बाहर निकलते हुए बोले, जिस पर भी शक है उसका नाम दर्ज करवा दो। अगर गुनाहगार मैं हुआ तो मुझे जेल जाने में कोई तकलीफ नहीं है। सुषमा जी चौंकते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कन्हैया जी बिना किसी भाव के बोले, कभी कभी हमारे कर्म हमारे बच्चों पर भारी पड़ते हैं। तुम चिंता मत करो। फिर विवेक को देखकर, विवेक, कल जाकर बोल देना इंस्पेक्टर से एक एक चीज को ध्यान से देखे। इस बार कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बोल वापस अपने रूम में चले गए। विवेक सुषमा जी के पास बैठते हुए बोला, माँ, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। इस बार सब सही होगा। और अगर कुछ इधर उधर हुआ भी तो मैं सही कर दूंगा, भरोसा रखिए। 2 दिन बाद रोहन और बाकी सब लोग दिल्ली आ चुके थे। अब रोहन की तबीयत भी कुछ ठीक हो चुकी थी और जिसको भी अब उसके बारे में पता चल रहा था वो उससे मिलने आ जा रहा था। उसका केस भी रीओपन हो चुका था।
और पुलिस एक एक चीज को बारीकी से चेक कर रही थी। शाम को सब लोग मंदिर गए थे। घर पर सिर्फ बरसा रोहन ही थे। रिया विग्रह को भी अपने साथ लेकर गई थी। रोहन हॉल में बैठा था और बरसा किचन में कुछ काम कर रही थी। जब काफी देर तक बरसा बाहर नहीं आई तो रोहन उसे ढूंढते हुए अंदर आ गया। देखा तो वो खाना बनाने में बिजी है, तो उसे पीछे से हक करते हुए बोला, ये क्या है जान? कल से जब से हम यहाँ आए हैं, यहाँ भी आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। क्या इतनी बड़ी गलती हो गई है जिसकी मुझे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी? वर्षा कुछ नहीं बोली तो रोहन उसे छोड़कर जाने लगा। और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया कि वर्षा पीछे से आकर उसकी पीठ पर सर रखते हुए बोली, कोई नाराज नहीं हूँ आपसे, क्योंकि जानती हूँ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर भी न जाने क्यों आपके पास आने से डर लग रहा है। एक बार पास आई तो 3 साल दूर होकर जी लिया, लेकिन इस बार आप मुझसे दूर गए ना, तो सच में मर जाऊंगी। अब आपसे दूर नहीं रह सकती। रोहन घूमते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, अब कुछ नहीं होगा ना मुझे और ना किसी और को। और कहीं दूर नहीं जा रहा हूं मैं। बोल उसके सर पर अपने होठ रखकर उसे शिद्दत से चूम लिया। फिर उसे अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए बोला, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए तो महादेव ने वापस भेज दिया मुझे आपके पास और सबके पास। वर्षा भी वैसे ही उसके सीने से लगी रही। कुछ देर बाद रोहन उसे अलग करते हुए बोला, इंतजार कर रहा हूँ मैं हमारे रूम में, आज मुझे वहीं खाना है। बोलकर एक नज़र उसे देख और जल्दी आने को बोल अपने रूम में चला गया। कुछ देर में बाकी सब लोग भी मंदिर से आ गए। साधना बुआ जाकर रोहन को प्रसाद खिलाया और आज उसे खाना वहीं खाने को बोल दिया। कुछ देर बाद वर्षा विग्रह को लेकर रूम में आई। साथ में रिया ने रोहन का खाना भी उनके रूम में पहुंचा दिया और कुछ देर तक उससे बात करके बाहर वापस चली गई। विग्रह सो चुका था तो वर्षा उसे रोहन के बगल में सुलाते हुए उसे खाना खिलाने लगी। रोहन खाते हुए उसे देखकर बोला, जान अब तो मैं सही सलामत हूँ, तो फिर ये चेहरा इतना सूना क्यों है? वर्षा खाना खिलाकर प्लेट साइड करते हुए बोली, क्योंकि अब आपके हाथ से मुझे आपकी निशानी पहननी थी। रोहन, तो इसमें क्या, अभी पहना देता हूँ। बोल उठने को हुआ तो वर्षा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, ऐसे नहीं, 2 दिन बाद हमारी शादी है, उसमें पहना दीजिएगा। रोहन, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वर्षा, आपने किसी और की जगह बैठकर मुझसे शादी किया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ आप बनकर मुझसे शादी कीजिए, वो भी पूरे दिल से। इसलिए वो और पापा ने पंडित जी से बात किया है। 2 दिन बाद का मुहूर्त शुभ है, तो उसी मुहूर्त में हमारी शादी होगी। रोहन वर्षा को गले लगाकर बोला, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। बोल फिर से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन वर्षा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, आराम से बोलिए, बिगड़ा उठ जाएगा ना, तो फिर ना आपको सोने देगा और ना फिर किसी और को। रोहन ने हामी से रिलाया तो वर्षा आकर बिगड़े की दूसरी साइड सो गई। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को देखते हुए कब सो गए पता ही नहीं चला। 2 दिन बाद सुबह से तैयारी चल रही थी। सब लोग आज खुश होकर काम कर रहे थे। कुछ देर बाद कन्हैया जी, विवेक और सुषमा जी भी आ गए। राकेश जी ने उनका अच्छे से स्वागत किया। रिया ने आज वर्षा को अच्छे से तैयार किया। रोहन को रौनक और विवेक ने मिलकर तैयार कर दिया। कुछ देर में पंडित जी ने बुलाया तो दोनों आकर हॉल में बीच में पंडित जी के सामने बैठ गए। धीरे धीरे एक एक करके रस्में शुरू हुई। दोनों आज पूरे दिल से सारी रस्में कर रहे थे। दोनों को पहली बार का किया हुआ शादी याद आ रहा था, जहाँ वर्षा दुखी होकर शादी कर रही थी। वही रोहन जल्दी जल्दी कैसे भी करके उस शादी को किसी तरह से खत्म करना चाहता था। लेकिन आज सबकी रजामंदी और पूरे दिल से दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध रहे थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने कन्यादान के लिए बुलाया तो कन्हैया जी और सुषमा जी आगे आकर दोनों का कन्यादान किए और खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिए। रोहन ने वर्षा का हाथ पकड़कर पूरे दिल से फेरे लिए और फिर उसकी मांग भरी तो वर्षा की आंखों से कुछ बूंद आंसू बाहर आ गए। रोहन उन्हें जल्दी से साफ करते हुए बोला, अब नहीं जान। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आप दोनों सबका आशीर्वाद ले लीजिए। तो दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। रिया विग्रह को रोहन को देते हुए बोली, भाई अब विग्रह ने अपने मम्मा पापा की शादी देख ली, अब तो ये प्राउड के साथ सबसे बोलेगा इसने अपने मम्मा पापा की शादी अटेंड की है। तो सब हंसने लगे।
साधना जी ने पंडित जी को ढेर सारा गिफ्ट और खुशी खुशी उनकी विदाई किया। रात को एक छोटी सी पार्टी रखी गई जिसमें बस जान पहचान के लोग ही आए थे। कुछ देर बाद कुछ पुलिस आई तो रोहन उन्हें लेकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो अंदर आया तो वर्षा ने उससे पूछा, क्या हुआ? रोहन, कुछ नहीं, शादी की बधाई देने आए थे। चलो आज डांस नहीं करना? वर्षा, हाँ, अभी अच्छे से तो ठीक हुए नहीं और डांस करना है आपको। रोहन उसके कान के पास झुकते हुए बोला, जान इतना भी कमजोर नहीं कि आपको उठा ना सकूं। और कुछ और देखना है तो बताइए। वर्षा उसे देखते हुए बोली, ये क्या था? रोहन, मतलब आपको सच में भरोसा नहीं है अपने हस्बैंड की काबिलियत पर? वर्षा दूर हटते हुए बोली, जी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है आपकी काबिलियत पर आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कुछ देर में सबने खाना खाया और बातें करने लगे। आज घर का माहौल काफी पहले जैसा लग रहा था। बातों बातों में ही समय का पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद साधना जी उठते हुए सबको चलकर आराम करने को बोली तो सब अपने अपने रूम में चले गए। रिया वर्षा के पास आते हुए बोली, भाभी, आज विग्रह को मैं अपने पास लेकर जा रही हूँ। वैसे भी ये सो गया है। वर्षा, अरे नहीं, आप परेशान होंगी। रिया, भाभी दिन भर ये मेरे पास ही रहता है तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और रोहन वर्षा को गुड नाइट बोल विग्रह को अपने साथ लेकर अपने रूम में चली गई। अब हाल में बस रोहन और वर्षा ही बचे थे। रोहन उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, सोना नहीं है? वर्षा ने उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से बोली, बस जा ही रही थी। बोल आगे बढ़ी, लेकिन रोहन उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे गोद में उठाते हुए बोला, मैं लेकर चल रहा हूँ आपको। वर्षा, अरे नहीं, आप नहीं, मैं चल लूंगी ना। आप। रोहन, चुप, शांत रहिए। बोलते हुए उसे वैसे ही लेकर अपने रूम में आया और दरवाजा बंद करके उसे बेड पर उतारते हुए बोला, आज से हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। अब ना कोई डर होगा और ना ही कुछ और। सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी हमारी लाइफ में। वर्षा कुछ नहीं बोली तो रोहन लाइट बंद करते हुए बोला, आज आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो भी आप मेरे उतने ही नजदीक होंगी जितना अभी हैं। वर्षा जल्दी से उसके सीने से लग गई और आंखें बंद कर लिया। अब वो रोहन से एक पल भी दूर नहीं होना चाहती थी। 3 सालों की तड़प दोनों समझ रहे थे, लेकिन आज फिर से दोनों साथ हैं, वही बहुत था दोनों के लिए। आज की रात दोनों के लिए सुकून की रात थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में कब सो गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सुबह रोहन की आंख खुली तो उसके सीने से चिपककर वर्षा सुकून में सो रही थी। उसे ऐसे देखकर वो सोचने लगा कि जिस सुकून की तलाश वो कब से कर रहा था, आज उसे मिल चुका है। यही सुकून तो वो कब से उसके चेहरे पर ढूंढ रहा था, जो उसे आज मिला है। आज से खूबसूरत सुबह हो ही नहीं सकती उसकी। फिर झुककर उसके सर को चूमते हुए बोला, लव यू जान, आई लव यू सो मच। वर्षा ने आंखें खोला तो रोहन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वर्षा, गुड मॉर्निंग। फिर आंखें बंद करते हुए बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोहन, सोच रहा था, क्या अभी भी आपको डाउट है कि मैं फिट नहीं हूँ? वर्षा ने झटके से आंख खोलकर उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। अब वर्षा जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर करते हुए, कितने बेशरम हैं आप, जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। रोहन, अरे अरे, ऐसे कैसे बात नहीं करनी? और मुझे तो रात का कुछ भी नहीं याद है, इसलिए सोच रहा हूँ कुछ तो होना चाहिए याद करने के लिए। वर्षा अभी भी ब्लैंकेट के अंदर थी तो वैसे ही बोली, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। रोहन, अच्छा ठीक है, नहीं करता गुस्सा आपको। अब तो आप बाहर निकल जाइए, मुझे अपनी वाइफ का चेहरा देखना है जो टमाटर की तरह लाल हो रहा है। वर्षा, रोहन जी, बाहर जाइए। रोहन, यार मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकता हूँ? कितने सारे मार्क्स दिए हैं रात को, बाहर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? वर्षा, ठीक है, तो ऐसे ही बैठे रहिए, मैं भी नहीं निकलने वाली। बाहर जब सब लोग आएंगे और पूछेंगे तो बता दीजिएगा। रोहन, ओके, मुझे क्या, मैं बोल दूंगा आपकी बेटी ने मुझे घायल समझकर रात को मुझ पर हमला कर दिया और अब मैं और घायल हो चुका हूँ, इसलिए बाहर नहीं आ सकता। वर्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन हो रहा था कि यहाँ से कहीं जल्दी से गायब हो जाए। कुछ देर तक जब रोहन की आवाज़ नहीं आई तो हल्का सा ब्लैंकेट हटाकर देखा तो रूम में कोई नहीं था। एक नोट लिखा था, जल्दी से तैयार होकर बाहर आइए, सरप्राइज है। वर्षा अब जल्दी से बाथरूम में भाग गई। कुछ देर बाद तैयार हुई और खुद को देखा तो आज खुद से ही उसे शर्म आ रही थी।
चेहरा सच में लाल हो चुका था। फिर कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल किया और बाहर आकर विग्रह को लेते हुए उसे प्यार से खिलाने लगी। लेकिन नजरें बार बार रोहन पर ही जा रही थी। रिया उसे देखते हुए बोली, भाभी अगर रात का नशा उतरा नहीं तो दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, मैं विग्रह को संभाल लूंगी। वर्षा हड़बड़ाते हुए जल्दी से पानी पीने लगी और उसकी हालत देखकर रिया और रोहन दोनों मुस्कुरा दिए। अब घर में धीरे धीरे रौनक लौट आई थी। सच में किसी एक इंसान के न रहने से सबकी लाइफ कितनी बेरंग हो जाती है, आज कहीं ना कहीं सबको महसूस हो रहा था। एक हफ्ते कैसे खुशी खुशी निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। रोहन अब ठीक हो चुका था, लेकिन ऑफिस से पहले वो वर्षा और बिगड़े के साथ एक फैमिली ट्रिप पर जाना चाहता था, इसलिए उसने टिकट भी कर लिया था। कल वो तीनों 10 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे थे घूमने के लिए। वर्षा शाम को पैकिंग करते हुए थोड़ा परेशान लग रही थी। रोहन पीछे से आकर उसके बालों में चेहरा लगाते हुए बोला, क्या हुआ जान, इतना परेशान क्यों हो? वर्षा थोड़ा गुस्से में बोली, आपको नहीं पता। रोहन अब उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, जान वो सब जानकर आप क्या करेंगी? जो करना है मैंने कर दिया, और अब ना मुझे और ना ही किसी और को कुछ भी करना होगा। तो आप ये जो चिंता कर रही हैं ना, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब मुझे बस अपनी बीवी को प्यार करना है। बोल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वर्षा भी अब कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद उनका दरवाजा नॉक हुआ तो दोनों अलग हो गए, लेकिन रोहन अभी भी उसे पकड़े हुए देखकर बोला, जो भी है बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। रिया, भाई आप जो भी कर रहे हो कुछ देर रोक कर अपने बेटे को ले लीजिए। वर्षा उसे धक्का देते हुए जल्दी से दरवाजा खोलकर विग्रह को लेते हुए रिया से बोली, ज्यादा परेशान कर दिया क्या? रिया, बिल्कुल नहीं, भाई से तो शरीफ ही लगता है। बोलकर एक नज़र रोहन को देखी, जो उसे गुस्से से घूर रहा था, तो बाहर जाते हुए बोली, आप दोनों कंटिन्यू करो, बाय। और दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। रोहन विग्रह को अपनी गोद में लेकर बेड पर उसके साथ खेलने लगा और वर्षा बाकी की पैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद वो उसे भी अपने साथ खींच लिया और तीनों मिलकर मस्ती कर रहे थे। कुछ देर बाद वर्षा को यह सब देखकर आंखें नम हो गईं। रोहन, क्या हुआ जान, तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू? वर्षा, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। रोहन उसे अपने पास खींचकर उसका सर चूमते हुए बोला, पता है हमारा रिश्ता सांसों का है, अलग कैसे होते। और जैसे ही उसके होठों की तरफ झुका, विग्रह उसका बाल पकड़कर खींचने लगा। वर्षा उसे देखकर हंसने लगी तो रोहन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और तीनों फिर से एक दूसरे के साथ मस्ती में मगन हो गए। दूसरे दिन तीनों सबसे मिलकर सिंगापुर के लिए निकल गए। इतनी सब प्रॉब्लम के बाद कुछ फुर्सत के पल साथ में बिताना तीनों के लिए जरूरी था। 10 दिन तक तीनों ने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया और मस्ती किया, और यह वक्त हंसते खेलते कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। और 10 दिन बिताकर तीनों वापस घर आ गए। अब रोहन एक बार फिर से अपने बिजनेस में लग गया। वर्षा को ज्वाइन करने के लिए बोला, लेकिन उसने अभी मना कर दिया कि तब विग्रह से दूर रहना उसकी मजबूरी थी, अब नहीं। इसलिए अब वो विग्रह और सबके साथ घर संभालेगी। तो फिर किसी ने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। अब उसकी लाइफ सेट थी, क्योंकि रोहन ने वापस आकर सबकी कमी पूरी कर दी थी। रोहन ने एक्सीडेंट की बात को अपने तक ही सीमित कर लिया था कि यह बात जानकर सब लोग परेशान ना हो कि ये सब अर्जुन ने करवाया था और वो इस समय जेल में है। दी एंड।